गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के एक एकदम अन्य लेवल का अच्छा लेवल का क्वेश्चन लाए हैं जो आपको उत्पाद सिपाही या अन्य किसी का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो आज का हवाला हमारा है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एक्साइज पुलिस का जो भी एग्जाम फॉर्म भरे हैं तो उसका एग्जाम का जो आपका पेपर 3 में जनरल नॉलेज जीके से क्वेश्चन आता है जिसमें से 40 क्वेश्चन आएगी, ठीक है। तो 40 हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज का प्रैक्टिस हो जाएगा 23, इससे पहले 22 कंप्लीट हो गया तो जो नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। और या यदि आप अन्य तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, यदि एक्साइज का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का भी तैयारी करें या तो आप दरोगा का कर रहे हैं या झारखंड फील्ड वर्कर का तैयारी ये करके या झारखंड जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये फिर सीरीज आप आराम से इसको लगा सकते हैं क्योंकि इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। और इस सीरीज में है एक क्वेश्चन के बाद सारा ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि मतलब क्लास में आपको लगेगा कि हम कुछ आज नया कुछ सीख के गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो बताना आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रत्येक वर्ष कब प्रकाशित किया जाता है, ये पूछा गया है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, भारतीय योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, भारतीय सरकार का वित्त मंत्रालय या भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय के द्वारा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी करता है कौन करता है, ये पूछा गया है। तो ये आपका देखिए रिजर्व बैंक के द्वारा तो नहीं होगा, योजना आयोग का भी काम ऐसा नहीं है, तो उद्योग मंत्रालय का भी काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार का वित्त मंत्रालय का जो काम है, यह आर्थिक सर्वेक्षण को जारी करता है, ये फाइनेंस को ये रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीली क्रांति इंग्लिश में बोलता है ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? दूध से, गेहूं से, कपास से या मछली से? सारा क्वेश्चन को ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका सही आंसर देखते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो होता है आपका मछली है, तो सही आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन जो होता है आपका नीली क्रांति से संबंधित है। आप जानते हैं पहले ये जो क्रांति है, क्रांति का सबसे पहले लाया कौन? देखिए इस क्रांति से संबंधित है तो पहले बोला जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति, तो हरित क्रांति को बोलेगा जनक कौन है, हरित क्रांति को लाया कौन है? तो हरित क्रांति की सबसे पहले लाया था नॉर्मन बोरलॉग, तो ये आपको याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग। तो वॉरलॉक, ठीक है। चलिए हरित क्रांति को लाया था नॉर्मन होता है, ये तो विदेश में लाया गया था। बोलेगा भारत में कौन लाया था? भारत में हरित क्रांति के तो जनक पूछा जाएगा तो एस एम स्वामीनाथन। तो एस एम स्वामीनाथन, तो ये आपको याद रखना है एस एम स्वामीनाथन। भारत में बोलेगा तो एस एम स्वामीनाथन। चलिए इतना हो गया। अब बोलेगा हरित क्रांति के जो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कौन सा फसल पर योगदान दिया था? तो ये आपका गेहूं, गेहूं जो है हरित क्रांति से आया था। तो गेहूं जो है आपका हरित क्रांति से आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं जैसे दूध है, तो दूध जो उत्पादन है कौन से क्रांति से मतलब कौन से संबंधित है? तो इसको दूध बोलते हैं श्वेत क्रांति से। तो याद रखना श्वेत क्रांति पूछा जाएगा तो दूध किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति। अब बोलेगा ये जो लाया था श्वेत क्रांति का जनक बोलेगा तो इसको बोलते हैं वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है और ये दूध से संबंधित है। फिर इससे रिलेटिव कुछ समझ एक्स्ट्रा हम आपको बता देते हैं ताकि इससे कभी क्वेश्चन आ जाए तो बना लीजिएगा। जैसे कि इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर, जैसे कि यहाँ पे बोलेगा लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति बताइएगा किससे करने आपको यदि पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये होता मांस से, ठीक है। जो मांस मछली खाते हैं मांस तथा टमाटर से, ठीक है। तो टमाटर, मांस और टमाटर से, तो ये लाल क्रांति का समय था। दूसरा गुलाबी क्रांति पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी क्रांति बोलेगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति बताना प्याज से। झींगा मछली आप लोग देंगे होंगे, तो झींगा मच्छी से संबंधित, झींगा मछली हो गया। उसके बाद वसा का जो उत्पादन होता है, वसा का उत्पादन, तो उत्पादन ये सब इससे संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा। बोलेगा भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति बोलेगा तो भूरी क्रांति बोलेगा कोको या चमड़ा उत्पादन जो होता है, कोको या चमड़ा का उत्पादन, जो कोई भी चमड़ा का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है। या कॉफी का भी जो उत्पादन होता है कॉफी, तो कॉफी का उत्पादन भी भूरी क्रांति से है। और एक है सुनहरी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है सुनहरी। तो सुनहरी क्रांति बोलेगा तो सुनहरी क्रांति आपको बनाना है ये फल का उत्पादन। तो क्या हो जाएगा? फल, तो फल उत्पादन से संबंधित है। तो इतना क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जरूर इसको ध्यान रखना है। तो क्या क्या संबंध है? दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से है। गेहूं के बारे में बता दिया, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में बोलेगा एस एस स्वामीनाथन, ठीक है। मछली, मछली के लिए तो आपको बता दिया नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन। उसको सुनहरी क्रांति बोलेगा फल से लिए। लाल क्रांति बोलेगा तो मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति बोलेगा प्याज, झींगा, वसा और उत्पादन से। अब भूरी क्रांति कोको तथा चमड़ा तथा कॉफी के उत्पादन से भूरी क्रांति है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है ताकि इससे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को। ये देखिए आपको कौन सा महीना में क्या मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के बारे में संबंधित है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। चलिए, तो आप लोग बताइए इसका, फिर उसके बाद हम लोग सही आंसर के ऊपर लिखेंगे। तो 5 जून को, तो 5 जून को क्या था, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप चलते हैं इसमें, जैसे है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर आपको पता है 5 सितंबर का सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो यह टीचर्स डे, टीचर्स डे आपको पता होगा, टीचर्स डे किसके लिए, सर्वपल्ली, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे ये टीचर्स डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रहना है। अब जैसे कि ऑप्शन में आया 5 अक्टूबर, तो बोलेगा 5 अक्टूबर क्या होना, तो विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, तो बोलेगा विश्व शिक्षक दिवस का है, तो इसके दिन सब शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बोलेगा 5 जुलाई, तो 5 जुलाई छोड़ दीजिए, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट है, जैसे 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस डे, तो रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है, इसमें क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना महिला दिवस कब मनाया जाता है, 5 मार्च को, 8 मार्च को, 10 मार्च को, 12 मार्च को। तो महिला दिवस के बारे में आया, तो महिला दिवस आपको मनाया जाता है 8 मार्च को, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं 5 मार्च को, तो 5 मार्च को क्या मनाते हैं, 5 मार्च को मनाता है जागरूकता दिवस, जागरूकता रूकता दिवस, तो बोलेगा जागरूकता दिवस कब मनाया है, तो 5 को जागरूकता दिवस मनाया। अब बोला 10 मार्च, तो 10 मार्च को क्या मनाएगा, CISF जो होता है, CISF जो है, CIS का ये संगठन का दिवस है, मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद है, स्थापना दिवस CIS का स्थापना 10 मार्च को मनाया जाता है। अब बोलेगा 12 मार्च को क्या था, 12 मार्च को जो आपको याद होगा, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा किया गया था, तो दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा जो आता है 12 मार्च, तो कब का, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, तो ये भी आपको याद रखना है। दांडी यात्रा कब हुआ था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ जाता है और नमककरण सत्याग्रह आंदोलन को तोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ से स्टार्ट करता है, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट करता है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो देखिए आप लोग क्या है ना, आंसर पढ़ के निकल जाइएगा, तो वो तो कुछ समय के लिए याद होगा, पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, तो ये आपको एग्जाम में काम आएगा। हो सकता है क्या पता हम जो दे यही थोड़ा ना, हो सकता है जो एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो सकता है इसी से अलग से क्वेश्चन दे दे, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित, बताइए झारखंड राज्य से संबंधित कौन सी मूवी है? बैंड बाजा बारात, लॉन्च बॉक्स, गैंग ऑफ वासेपुर या फिराक, अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो गैंग ऑफ वासेपुर आप लोग देखे होंगे, आपका गैंग ऑफ वासेपुर आप धनबाद में इसका शूटिंग हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इसमें से ब्रिक्स का सदस्य, अब देखिए ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, अब ब्रिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसको बना लेंगे। रूस है, भूटान है, भारत है, चीन, तो बताइए कौन सा देश है जो ब्रिक्स से संबंधित नहीं है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे, तो ब्रिक्स से संबंधित कौन है, आपका नहीं है, पूछा है ना, तो ब्रिक्स से संबंधित कौन सा देश नहीं होगा, आपका भूटान नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भूटान। कहाँ है, बी, आपका हो जाएगा बी भूटान नहीं है। आप जानते हैं 20 के देश में कितने हैं, तो 20 के देश में मेंबर की संख्या तो बोलेगा 10 मेंबर है, ठीक है। वीडियो लंबी होगी पर क्वालिटी आपको मिलेगी। 20 देश में मेंबर की संख्या 10, अब 10 का नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया रूस दे दिया, भारत दे दिया 3, तो 3 ठो हमको याद होगा, रूस भारत चीन, तो 3 ठो हो गया। अगला कौन कौन है, तो ब्राजील, तो याद रखिएगा ब्राजील, अगला होगा ब्राजील हो जाएगा। फिर उसका रूस भारत चीन तो हो गया, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका, तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, इसको याद रखना है। उसके बाद मिस्र हो गया, मिस्र मतलब इजिप्ट, और फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, तो इंडोनेशिया हो गया। इथोपिया होता है एक, इथोपिया, इथोपिया एक भी एक कंट्री है, ये भी है उसका सदस्य। उसके बाद ईरान है, और होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त अरब अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है टोटल। तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से रूस हो गया, भारत और चीन, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएनएससी का तात्पर्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष परिषद, तो मतलब इसका क्या मतलब होता है बताइए। तो यूएनएससी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो ऐसा में
बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति। यूएनएससी का क्या काम है और इसका क्या हेड है? तो अभी वर्तमान में बोलेगा यूएनएससी का अध्यक्ष बोलेगा तो ये पाकिस्तान है, ठीक है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में अभी बोलेगा तो अभी कौन वर्तमान में? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वर्तमान में अध्यक्षों से बोलेगा तो पाकिस्तान है, इसको अभी वर्तमान में अध्यक्ष देगा। इसमें टोटल देशों की संख्या कितना है? तो देश बोलेगा इसमें 15 देश है, ठीक है, 15 देश है, जिसमें से अस्थाई बोलेगा कितनी है? तो अस्थाई देशों की संख्या कितनी है? 5। 5 क्या अस्थाई देश है, और इसमें बोला अस्थाई, तो अस्थाई कितना हो जाएगा? 15 है तो यहाँ 10। तो ये इंपॉर्टेंट है। अस्थाई देशों की संख्या 15, मतलब टोटल 15 है, जिसमें से अस्थाई 5 है, अस्थाई इतने। ऐसे बोलेगा मुख्यालय कहाँ? तो मुख्यालय बताइएगा, मुख्यालय, मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क, तो वहाँ न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से, अच्छा ऊपर भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में? नंबर देवी कहाँ है? आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड में। आप जानते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे? इसमें कौन कौन सा है, मतलब कि पर्वत का नाम बताइए। जैसे यहाँ शिवालिक है, आपको पता ही होगा शिवालिक, यहाँ पे है जो है जास्कर, जास्कर श्रेणी है, तो ये सब याद रखना। मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, तो ये सब याद रखना। लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, तो ये सब यहाँ पे है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आया था, उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता ही है, नंदा देवी, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल में देखते हैं, तो नेपाल में क्या है? नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, तो ये आपको याद है। इसको दूसरा नाम से बोलते हैं सागर माथा, तो सागर माथा, तो सागर माथा के नाम से भी जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, सागर माथा। सिक्किम, तो सिक्किम में आपको पता होगा, सिक्किम में क्या है? मकालू, सिक्किम बोलेगा कौन कौन सा? मकालू, तो ये इम्पोर्टेंट है, और धौलागिरी, ये इम्पोर्टेंट, मकालू और धौलागिरी है आपका सिक्किम में। तो टोटल ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, तो कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा वाला कर लेते हैं। चलिए अगला, इनमें से आरबीआई के गवर्नर नहीं है, तो आरबीआई गवर्नर कौन नहीं है? उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, रघुवर रामराजन या प्रणब मुखर्जी? कौन नहीं बने, कभी भी नहीं थे, ये पूछा गया है। चलिए तो आरबीआई का गवर्नर कभी नहीं बने, तो ये प्रणब मुखर्जी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी, जो कभी भी, मतलब ये नहीं। और सिक्किम में एगो और इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, तो ये भी आपको याद रखना है, कंचनजंगा सिक्किम में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। अब जैसे आरबीआई आ गया, तो आरबीआई से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले सबसे कहते हैं आरबीआई का गठन कब होता है? तो आरबीआई, आरबीआई का गठन करता था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में गठन था। अब बोलेगा वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष बोलेगा, वर्तमान में अभी इसका अध्यक्ष कौन है? तो संजय, याद रखना है। अभी बंदा हो सकता है ये क्वेश्चन आपको याद, मतलब एग्जाम में पूछ दे एग्जाम में, मल्होत्रा, ठीक है, तो संजय मल्होत्रा भी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। चलिए आरबीआई का है, तो आरबीआई का मुख्यालय बोलेगा, तो मुख्यालय कहाँ? आप लोग साथ में कमेंट करते जाइएगा। मुख्यालय बोलेगा तो मुंबई, तो मुख्यालय बोल जाएगा तो मुंबई इसका मुख्यालय है। चलिए इसका हो गया, गठन हो गया, मुख्यालय हो गया। इसी तरह आरबीआई जब आ गया, तो इसी समय हम एसबीआई को भी डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई को जान जाते हैं, तो एसबीआई, एसबीआई को जानते हैं, तो एसबीआई को पहले बोलेगा गठन कब होता है? तो एसबीआई का गठन था 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई का गठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका भी मुख्यालय वहीं पे है। मुख्यालय कहाँ? आपका मुंबई में है, तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद इसका, चलिए इतना ही रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन इससे क्वेश्चन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? तो बताइए, नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है, ये पूछा गया, कौन सा नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण या केंद्रीकरण? तो कौन सा अंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो नया अंग ये नहीं है, पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीकरण। देखिए उदारीकरण नीति आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए इसमें क्या होता था, इसमें है एक नीति बनाता है महात्मा, ये मतलब कि नीति बनाया जाता है 1991, ये नीति बनाता है किसके द्वारा? उस समय का पीएम कौन रहता है? तो पीएम रहता है ये नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा, नरसिम्हा राव उस समय का पीएम रहता है। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री कौन रहता है? तो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, मनमोहन
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय का वित्त मंत्री रहते हैं, तो ये भी आपको दिख रहा है। तो उस समय क्या था, देश में आपातकालीन परिस्थिति है, मात्र 10 से लेकर 15 दिन के लिए, मात्र 10 से 15 या 18 दिन का पूरा मतलब कि विदेशी मुद्रा बचा हुआ था, ठीक है। तो उसी के दौरान क्या करता है, नरसिम्हा राव अब मनमोहन सिंह के द्वारा एक नीति बनाया जाता है, उस नीति को बोलते हैं एलपीजी, इसी को बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब ये आपका उदारीकरण, एलपीजी मतलब उदारीकरण नीति, पी माने प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण नीति, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन भूमंडीकरण। ये नीति लाता है जिसमें से क्या कहता है, अन्य देशों से जो भी कंपनियां आती हैं निवेश करने के लिए, उनको बोला कि हम उसके साथ उदार नीति अपनाएंगे, मतलब कि अच्छा व्यवहार करेंगे, तुम यहाँ निवेश करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। निजीकरण मतलब जो निजीकरण कंपनी है उसको भी अपना प्रोत्साहन देने के लिए जाएंगे कि तुम अपना जो भी ये कर रहा है उसके लिए हम टैक्स नहीं लेंगे, तुम पे कोई नहीं करेंगे, तुम अपने यहाँ पे कर। तो जिससे क्या होता, भारत का विकास तेजी से होने लगा, भारत का विकास तेजी से होने लगा। यही वाला नीति जो है बहुत आगे करके भारत को साकार करा, बहुत को आगे करने में बहुत डेवलप किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 1 मई को, 21 जून को, 1 दिसंबर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस की ओर क्वेश्चन आ गया, तो इसको बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 3 मई को मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। चलिए, आप जानते हैं 3 मई तो हो गया कंप्लीट। आप देखते हैं 1 मई को क्या मनाते हैं। 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मजदूर दिवस तो बनाते हैं 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। आप बोलता है 21 जून, तो 21 जून को तो आप लोग याद ही होगा, योगा दिवस। तो योगा दिवस आपको 21 जून को मनाए जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पे होता है, ठीक है। योगा दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 1 दिसंबर को मतलब विश्व एड्स डे। तो विश्व एड्स डे, एड्स डे आपका 1 दिवस को मनाया जाता है, मतलब कि ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स डे। देखिए इसी तरह अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको एग्जाम में काम आएगा, और यही आपको एग्जाम के लिए कारगर भी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बागान कृषि पैदा करते केवल खाद्य फसल, खाद्य फसल, नकदी फसल, ये 4 फसल। तो बागान कृषि क्या फसल पैदा करती है, ये पूछा गया है। चलिए, तो बागान कृषि क्या कहता है, सिर्फ खाद्य फसल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्य फसल। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 15, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र का सबसे निकट है? तो बताना, राउरकेला स्टील संयंत्र ये किसके माध्यम से बनता है, कौन हेल्प करता है, उसको बारे में जानते हैं। तो राउरकेला पहले कहाँ है इसके बारे में बताइए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो राउरकेला है कहाँ, तो राउरकेला आपका है उड़ीसा में। तो उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपका है राउरकेला। तो ये किसके सबसे नजदीक है, हल्दिया का, विशाखापट्टनम, कांडला या पारादीप? तो क्या होगा, हल्दिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल्दिया। आप जानते हैं इसके बारे में सारा मतलब कंप्लीट। राउरकेला जो है किसकी सहायता से बनता है, ये उड़ीसा में, ये किसकी सहायता, तो ये बताना, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। और कौन सी पंचवर्षीय है, आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 55 से 56, मतलब 56 से लेकर 61 के बीच में ये द्वितीय पंचवर्षीय। तो यहाँ लिख देते हैं सेकेंड नंबर पर पंचवर्षीय। सेकेंड नंबर पर 3 योजना आए थे, कौन कौन आता है उसके बारे में बताते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन आता है उसके बारे में बताते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आता है एक दुर्गापुर, ठीक है, एक आता है दुर्गापुर, ये किसकी सहायता, और एक आता है क्या, भिलाई। तो ये मतलब कि आता है दुर्गापुर आता है, मतलब भिलाई आता है। तो दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल डब्ल्यू भी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल किसकी सहायता बनता है, ये ब्रिटेन की सहायता से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन की सहायता से बनता है। उसके बाद भिलाई, भिलाई कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में भिलाई। और ये किसकी सहायता, ये रूस की सहायता से, रूस या कनाडा की सहायता से। तो याद रखना, रूस या कनाडा की सहायता से। अब एक बच जाता है आपका बोकारो स्टील। तो बोकारो स्टील सिटी जो है, स्टील सिटी किसकी सहायता से बनता है, ये बताना है। तो बोकारो स्टील से सोवियत संघ की सहायता से। तो क्या, सोवियत संघ, सोवियत संघ की सहायता से बनाया जाता है। और ये मात्र एक है ऐसा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाता है, पंचवर्षीय। तो ये आपको याद रखना है, तृतीय पंचवर्षीय बनने वाला मात्र एक ही है, वो बोकारो स्टील ये वाला था। तो मात्र एक ही था, तो ये वाला। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बैंक को अपने रोकड़े शेष और कुल परिसंपत्ति के माध्यम से निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। तो बैंक ने क्या कहता है, एक पूंजी अपने पास रखती है जो उसके लिए हमेशा काम करती है। तो क्या होता है, बैंकों को अपने रोकड़ा शेष और कुल परिसंपत्ति मध्य एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, एसबीआर मतलब सार्वजनिक बैंक अनुपात, एसएलआर सार्वजनिक तरल अनुपात, सीबीआर केंद्रीय बैंक अनुपात, या सीएलआर। बताइए क्या रखना पड़ता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो बैंक को रखना पड़ता है एसएलआर,
ये होता है जैसे कि देखिए एक है, ये होता बैंक और ये होता आरबीआई। तो यहाँ लिखते हैं बैंक और लिखते हैं यहाँ आरबीआई। तो देखिए बैंक क्या कहता है, बैंक क्या कहता है, पूंजी अपने पास जो है कुछ पूंजी आरबीआई के पास जमा रखती है, ठीक है, आरबीआई के पास जमा रखती है। और जब आरबीआई को भी पूंजी की जब जरूरत पड़ती है तो आरबीआई इससे ले लेती है, जिसको पता है CLR, तो कैश रिवर्स रेशियो जो बोलते हैं। आरबीआई को जरूरत पड़ता है तो CL सर बनता है, अब बैंक को जब पैसा की जरूरत पड़ता है तो SLR लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा पत्र। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा पत्र, इसमें बहुत लोग गलत कीजिएगा, बताइए अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, अक्टूबर से सितंबर, जनवरी से दिसंबर। तो उसका लेखा वर्ष कब होता है ये पूछा गया। तो रिजर्व बैंक का जो होता है लेखा वर्ष जुलाई से जून। बहुत लोग 1 माने होंगे अप्रैल से मार्च, तो वो गलत है। यह अप्रैल से मार्च जो होता है ये क्या होता है, एक वित्तीय फाइनेंस निकाला जाता है, जो हमारा भारत सरकार द्वारा जो निकाला जाता है वित्तीय जो लेखा वर्ष होता है, तो ये होता है। इसमें से हम लोग बजट जो पेश किया जाता है तो ये वाला में होता है, ये वाला। और आरबीआई का होता है जुलाई टू जून के अंतर्गत में ये देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, डोंगरी भाषा अधिकतर निम्न में से कौन सा क्षेत्र में बोली जाता है। तो डोंगरी भाषा कौन सा क्षेत्र में बोली जाती है ये पूछा है। राजस्थान वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोला जाता है, बताइए। तो डोंगरी भाषा के बारे में जिक्र किया है, तो डोंगरी जो है आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में बोला जाता है। तो डोंगरी आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में बोला जाता है। अब डोंगरी से प्रश्न आया तो इससे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए उस समय जो होता है संविधान जब बनता था, संविधान बनने के दौरान में अलग अलग भाषा, सबसे पहले भाषा बोलेगा 1967 में कौन सी भाषा आता है, तो सिंधी भाषा आता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा आता है। उसके बाद फिर 3 भाषा को जोड़ा था, पहला एक भाषा फिर 3 भाषा, जैसे नमक, इसको याद कीजिए नमक से इसको मतलब नमक से याद करने पे नो मो को नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, ठीक है। तो ये आता है 3 भाषा आता है, ये कब आता है तो 1992 में, ठीक है, याद रखना है। नो से नेपाली, मो से मणिपुरी और को से कोंकणी, तो 3 भाषा यहाँ पे करता है। फिर उसके बाद फिर 4 भाषा और जोड़ा जाता है, तो 4 भाषा में ही आता है ये डोंगरी राजस्थान वाला। तो कौन सी 4 भाषा था, तो 4 भाषा याद रखिएगा, पहला था मैथिली, ठीक है, याद रखिएगा मैथिली। मैथिली कहाँ की है, ये बिहार के है, बिहार की भाषा मैथिली। दूसरा ये कब टोटल जोड़ा जाता है तो 2004 में, तो 2004 में ये सब भाषा आती हैं, 2004 बोलते हैं 2003 में 2003 में ये सब भाषा आता है, मैथिली आता है। उसके बाद मैथिली बिहार में हो गया, उसके बाद संथाली भाषा को जोड़ा जाता है, ये कहाँ झारखंड के है, झारखंड के है। उसके बाद फिर जाता है जम्मू कश्मीर की जो भाषा था ये आपका डोंगरी भाषा है। और एक नेक्स्ट आता है असम, असम का एक जो भाषा है इसको बोलते हैं बोडो। तो बोडो, ये 4 भाषा को जोड़ा जाता है। तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, तो ये 4 भाषा को 2003 के जो है संविधान संशोधन में इसको करके जोड़ा जाता। और 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा था, फिर 3 भाषा मणिपुरी, नागपुरी या कोंकणी, यह 1992 में जोड़ा जाता। तो डेट आपको सारा याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगी। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मिला जाता है। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान किसको मिलता है, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन। तो कौन सबसे ज्यादा माना जाता है, तो आपका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो होता है भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया था। आपको पता ना मौलिक अधिकार अनुच्छेद 18 बी में, अनुच्छेद 24 का सी में, अनुच्छेद 21 का ए में या 28 का ए में। तो बताइए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था। चलिए तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 21 में, तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का 1 में जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। आप जाते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है, काम पर जो रोक लगाने का, अनुच्छेद 24 23 है, 23 से लेकर 24 जो होता है शोषण के विरुद्ध जो होता है अधिकार, तो शोषण का अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार, तो याद रखना शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है 23-24 में है, जिसमें से किसी को शोषण नहीं होता। अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 18 जो होता है उपाधियों का अंत, तो उपाधि जैसे सर, राइडर, जोन, ये था पहले लॉर्ड बोला जाता था, तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत में रखा जाता है। चलिए फिर और देखते हैं, और जैसे कि अनुच्छेद 28, तो यहाँ पे 28 है, तो यह होता है शैक्षणिक संस्थानों या धार्मिक शिक्षा का अधिकार, जो होता है उनका शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, तो यह शैक्षणिक संस्थाओं में
संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया है, धार्मिक शिक्षा का ये अधिकार दिया है इसको कि अपना ये कर सकता है। ये अल्पसंख्याओं के लिए है, ठीक है। तो अल्पसंख्या वर्गों के लिए है, यह धार्मिक शिक्षाओं के अधिकार, इसके बारे में जिक्र किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान को कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो बताइए मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 7 में, भाग 5 में? मौलिक अधिकार का जिक्र किया है। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 कितना आर्टिकल? आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल 12 से लेके 35। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो होता है ये मौलिक अधिकार का जिक्र किया है, तो ये भी आपको लिखना है। भाग 4, तो जैसे भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक। तो बताना नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक जो है भाग 4 में दिया गया है, और ये बोलेगा कितना से कितना है, तो ये बताना आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो ये याद ना, आर्टिकल 36 से लेकर जो 51 के बीच में है, ये नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत के बारे में है, ठीक है। भाग 5 का जिक्र किया है, तो भाग 5 जो होता है इसमें संघ बनाने, ठीक है। संघ संघ का अधिकार कितना? आर्टिकल 52 से लेकर 151। तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 संघ का अधिकार दिया गया है। तो ये टोटल इतना क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और इतना आपको याद भी रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है पूछ रहे हैं। 12 नवंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1932 तक, 10 जनवरी 1932 से लेकर 1 मार्च 1932 तक, 29 जनवरी 1929 से लेकर 29 मार्च 1929 तक, और 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। बताइए। देखिए गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, सबसे पहले बताना है, पहले होता है 30 को, तो इसे याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर 31 तक, ये फर्स्ट में होता है, ठीक है। सेकेंड में 30 के बाद फिर 31 होता है, तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड में। 31 लेकिन ये तो आपका सेकेंड नंबर पे ये होता है। 18 नंबर पर होता है फिर 10 जनवरी 32 वाला, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड में। तो ये भी गोलमेज सम्मेलन होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाला कौन था? B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर, याद है B.R. अम्बेडकर जी है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? धान से, यहाँ धान हो जाएगा, धान से, मछली से, रेशम से, कोको से। अभी जस्ट हम बताएं, यदि आप डिटेल में पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, भूरी क्रांति आप लोग याद बताए होंगे, तो कोको उत्पादन जो बताया था, कोको उत्पादन या कॉफी का उत्पादन, तो ये सब भूरी क्रांति से संबंधित। मछली उत्पादन अभी जस्ट बताया था क्या था? ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन तो धान वाला, गेहूं वाला जो था ये हरित क्रांति से संबंधित है, ये भी हो जाएगा। चलिए अगला है हरित क्रांति के जनक बताया जर्गिन, मतलब वर्गिस कुरियन, मतलब बताया था श्वेत क्रांति के जनक। फिर नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बताया था, एस स्वामीनाथन के बारे में आप लोग बताए थे, वो सब सारा आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में हरित क्रांति का पितामह देखिए, अभी जस्ट हम बोले, मेरा मुंह से बोले क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर खुराना, डॉक्टर मल्लेश्वर, डॉक्टर कुरियन, डॉक्टर स्वामीनाथन। बताइए आप नहीं बता पाइएगा तो फिर तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। तो आप अच्छे से वीडियो नहीं पढ़ रहे, बहुत ध्यान से नहीं देख रहे। तो भारत में हरित क्रांति का पिता भारत के लिए बोलता है तो डॉक्टर स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति बोलेगा भारत में स्वामीनाथन। यदि बोलते विदेश में बोलता तो विदेश में क्या था? विदेश में नॉर्मन बोरलॉग बताए थे ना, नॉर्मन बोरलॉग। तो विदेश में बोलता तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाता। डॉक्टर कुरियन, तो डॉक्टर कुरियन क्या था? ये श्वेत क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति के जनक बोले क्या? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर, ठीक है। और जो बात है डॉक्टर खुराना, तो डॉक्टर क्या खुराना क्या था? ये अनुवांशिकी का जनक। तो अनुवांशिकी का, तो अनुवांशिकी, तो आनुवांशिकी का जनक डॉक्टर खुराना है। तो ये भी आपको याद रखना, सारा क्वेश्चन एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल टू डिटेल याद रखिएगा। चलिए देखिए मैथिली भाषा आ गया, अभी जस्ट बताए थे कौन सा राज्य से अधिकतम बोली जाती है। अभी बताए थे ना 4 भाषाएं 2003 में। तो 2003 में 4 भाषाएं को जोड़ा था, कौन कौन से बताना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो मैथिली भाषा का जिक्र करके, इसलिए हम जो बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। मैथिली बिहार में 4 भाषा कौन कौन था? जैसे एक संथाली था, ठीक है, मैथिली था, बोडो था, और एक था डोंगरी। देख रहे हैं अचानक क्वेश्चन कहीं से भी कैसे कैसे आ जा रहा है, सारा एकदम डिटेल में याद रखिए आप लोग। चलिए पीएनजी सबसे उपयुक्त पूर्ण निम्न में कौन सा है? तो पीएनजी का सबसे पूर्ण रूप कौन सा है? प्रोपन नेचुरल गैस, पाइप्स नेचुरल गैस, फिनोल्सिन नीडल गैस, और प्रोपेन नेचुरल गैस। क्या सही होगा जब बताइए। तो हो जाएगा पाइप्स नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाइप्स नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत में सुंदरवन का उदाहरण। तो पूर्वी भारत में सुंदरवन का उदाहरण कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वन परिस्थिति तंत्र, मैग्रेन परिस्थिति तंत्र, घास स्थल परिस्थिति तंत्र, कौन सा इसका सही है? या समुद्र परिस्थिति तंत्र, क्या उसका सही आंसर हो जाएगा? चलिए तो सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव।
तो मैंग्रोव जो वन होता है, मैंग्रोव वन जो होता है ये पूर्वी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूर्वी वन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्या कहते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। वह सागर का नाम बताना है जो चारों तरफ से क्या भूबद्ध है। तो आपको बताना है कौन सा सागर है जो चारों तरफ से भूबद्ध है। पहला है तिमोर सागर, अफसोस सागर, ग्रीनलैंड या कैप्शन सागर। तो भूबद्ध चारों तरफ से भूबद्ध सागर कौन है, कैप्शन सागर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कैप्शन सागर। क्वेश्चन नंबर 23, थल समीर और समुद्र समूह बनने का निम्न में से कौन सा है। तो थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है, चालन, संवहन, विकिरण या ज्वार भाटा। तो किसके कारण ये बनता है ये पूछा गया है। तो ये आपका काम है संवहन के माध्यम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन के माध्यम से बनता है। तो सही हो जाएगा संवहन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। तो व्यापारिक पवनें इंपॉर्टेंट है, ये किधर से चलती है पूछा गया है। विषुवत निम्न दाब से चलती है, ध्रुव उच्च दाब से चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, अधोर या निम्न दाब से चलती है। तो ये किधर से चलती है ये बताया। चलिए तो ये मतलब व्यापारिक पवन चलते कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलते। तो उपोष्ण उच्च दाब, तो ये बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलते। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। देखिए कौन सा है जो अधिकार नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जो अधिकार नहीं है पूछा गया, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शोषण संरक्षण या शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा नहीं है पूछा गया। तो कौन सा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, मतलब रोजगार का, शिक्षा का, तो कौन सा नहीं आएगा ये पूछा गया है। चलिए तो रोजगार का जो अधिकार है ये इसके अंतर्गत में नहीं आता है। तो बाल अधिकारों के लिए रोजगार का, शोषण का संरक्षण का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 24 में है या 23 और 24 में। तो 23 और 24 जो आर्टिकल 23-24 शोषण का संरक्षण का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आपको पता है 21 में है, जिसमें जीवन का रक्षण का भी अधिकार के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है यूरोपीय मुद्रा संघ यूरोपियन की मुद्रा के, तो यूरोप की मुद्रा कौन सी है बताना। डॉलर है, यूरो है, गेल है, मार्क है। तो यूरोप की मुद्रा क्या होगा, यूरोप की मुद्रा यूरो। तो सही आंसर हो जाएगा यूरो। डॉलर किसका, अमेरिका का। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम, खान अब्दुल खान, जतिन दास या मोहम्मद अली। बताइए मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली। तो इनमें से फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना था, जल्दी बताइए, सही आंसर किया और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानता है, तो इसको बोलता है अब्दुल गफ्फार खान। तो यह जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा, पृथ्वी के ऊपरी परत का सिकुड़ने के कारण, चक्रवाती से, समुद्र द्वारा, भूकंप से या ज्वार भाटा से। तो सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है ये बताइए। इसका सही आंसर बताए ना, हाँ बुलगान, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समुद्र के भीतर होने वाले उत्पन्न भूकंपों के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या था इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों के कारण। देखिए ये शायद ये वाला से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये वाला जो है क्रिएटिव क्लास जो दिख रहा है, बलराम क्रिएटिव क्लास, इसको हम अगला बार में इसको रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखा देता होगा। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है। तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र से भी क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा राज्य में क्या है। तो उससे भी पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। बताइए तो आपको कौन सा राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, गेंडा के लिए, बाघ के लिए, चिड़िया के लिए, शेर के लिए। तो ये सब नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर गेंडा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गेंडा के लिए। तो केवला देव बोलेगा, केवला देव नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड, तो ये सब याद रखिएगा। झारखंड में हो जाएगा बेतला, आप बोलेगा बेतला कहाँ है, बेतला कहाँ है, तो आपको बताना है झारखंड में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। बजट का लेख पत्र, बजट का लेख पत्र क्या होता है, सरकार की मौद्रिक नीति होती है, सरकार के वाणिज्यिक नीति होता है, सरकार के राजकोषीय नीति होता है, सरकार के मुद्रा बजट। तो बजट बजट क्या होती है, तो बजट जो होता है एक ऐसा रहता है, एक लाल कपड़ा में इसको लिपटा रहता है, और ये आपका जो फाइनेंस में देने वाला सीतारमण के द्वारा लाया गया अभी जो वर्तमान में है, तो उसके द्वारा क्या रहता है, इसको सुनाया जाता है। तो एक प्रकार का राजकोषीय नीति में मतलब कि सरकार का जितनी भी लेखा जोखा है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, कितना पे देना है, कितना पे टैक्स लेना है, कितना, सारा का सारा डिटेल इस पर लिखा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगी। 1935 में, 1942 में, 1901 में, और यहाँ पे 1921 में। तो यहाँ 21 होगा 20 ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था ये पूछा गया। तो सही आंसर होगा 1921 में, ठीक है।
चलिए, अब हड़प्पा सभ्यता आ गया, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता पहले जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अन्य नाम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, या इसको अन्य और एक नाम से जानते हैं, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के साथ एक हड़प्पा युगीन या सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका खोज किया था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया था कब? 1921 में। तो याद रखना, इतना हो गया। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये आपका रावी संगी मतलब कि हाँ, सिंधु नदी पे स्थित है। तो ये भी याद रखना, सिंधु नदी पे। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। अब आता है उसी में एक आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, एक है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं, तो ये इसका खोज किया 1922 में कौन? राखाल दास बनर्जी, राखाल दास, याद रखिएगा। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। तो इससे क्वेश्चन याद रखना है। और 2-3 क्वेश्चन है। भारत के संविधान गठन करने का अधिकार क्या था? तो क्या अधिकार था? संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्र कानून का प्रस्ताव था, इसीलिए कैबिनेट में जो 1946 में आया था इसलिए, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसलिए, या भारतीय डोमिनियन प्रांतिकरण या विधानमंडल का प्रस्ताव हुआ था इसलिए। क्या होगा सही आंसर? होगा कैबिनेट मिशन का जो प्लान था, इसीलिए यहाँ पे इसको भारतीय संविधान को गठन करने का आधार रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में शिला में हरिसेन कौन था? एक दरबारी कवि था। तो ये भी याद रखना। प्रशंसक क्या था? किसका? समुद्रगुप्त का क्या था? चंद्रगुप्त का क्या था? स्कंदगुप्त का क्या था? तंत्र का क्या था? किसका प्रशंसा किया था? ये पूछा गया। तो ये आपका समुद्रगुप्त का प्रशंसा किया था। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं, समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, जिसको बोलेगा सिक्के पर बीना बजाते हुए। यदि आप वीडियो कंप्लीट यदि शुरू से लेके 1 से लेकर 40 से 42 क्वेश्चन यदि देखते हैं, तो आपको लगेगा कि हम वीडियो से क्लास से कुछ सीख के जाए, और ऐसा ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, ताकि आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आए तो आप एक्स्ट्रा भी बना ले। तो सिक्के पे बिना बजाते हुए आपको समुद्रगुप्त का दर्शाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। अब जैसे चंद्रगुप्त आया, तो चंद्रगुप्त सिर्फ आंसर मार के तो हम लोग निकल जाते हैं, पर उसमें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो चंद्रगुप्त क्या रहता है? नंद वंश का जो शासक रहता है, नंद वंश का शासक जो रहता है घनानंद। तो यह घनानंद जो रहता है, घनानंद का हत्या करके ये कहता गद्दी पे आता चंद्रगुप्त। और किसकी सहायता से आता था? इसका जो गुरु थे, तो इसके गुरु का नाम था कौटिल्य। तो समुद्रगुप्त किसकी सहायता से था? घनानंद को हत्या करने के बाद ये क्या था? कौटिल्य। तो यहाँ पे कलर चेंज करके बताते हैं। कौटिल्य नाम का एक रहता है, उसका मतलब क्या है? मतलब क्या गुरु रहता है, ठीक है। तो उन्हीं की सहायता से कौटिल्य, इसका 3-4 नाम है, तो याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है, बोलेगा विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त बोलेगा। इससे क्वेश्चन इससे बनता है, इसको बार बार कभी नाम चेंज कर देता है। इसका दूसरा नाम है चाणक्य। तो याद रखें, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, इसी का मतलब क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब कि इसका क्या था? गुरु रहता है। तो इतना याद रखना है। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त के समय में एक युद्ध होता है चंद्रगुप्त के साथ, और सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटस के साथ युद्ध होता है, जिसमें से चंद्रगुप्त का जीत होता है। चलिए, नेक्स्ट, निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य। तो बताइए, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा? कौन ऐसा नृत्य है जिसमें से युद्ध किया जाता है? कथकली, मेघालय का बंधु, मयूरभंज या पंजाब का भांगड़ा। तो कौन ऐसा नृत्य जिसमें से युद्ध को दर्शाता है नृत्य में? तो आपका मयूरभंज का छाऊ नृत्य। तो छाऊ नृत्य जो होता है जिसमें युद्ध को दर्शाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। छाऊ नृत्य जो है आपका युद्ध को दर्शाता है। आप जानते हैं इसमें से युद्ध से कुछ नृत्य के बारे में, जैसे केरल कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? ये केरल का है। केरल में और एक नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो याद रखें, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली है कहाँ का? केरल का। सिर्फ कथक बोल देगा तो कथक कहाँ का है? तो ये बोलना है यूपी का। सिर्फ कथक बोलेगा तो यूपी का है। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? तो ये बोलेगा भारत नाट्यम। तो यहाँ लिखते हैं भारत नाट्यम। तो भारत नाट्यम कहाँ का है? तमिल का। तो तमिलनाडु का नृत्य है भारत नाट्यम, याद रखिएगा। मणिपुर का कौन सा नृत्य है? मणिपुरी। तो मणिपुरी, मणिपुरी का मणिपुरी। और उड़ीसा का कौन सा नृत्य है? उड़ीसा का कौन सा नृत्य है? तो ओडिसी। तो उड़ीसा का ओडिसी वही नृत्य है, ओडिसी। तो याद रखना, उड़ीसा का ओडिसी नृत्य है। झारखंड का जान जाते हैं, और मयूरभंज आपका कहाँ का है? ये झारखंड का है। झारखंड में बहुत सारा है। जदुर नृत्य है,
मतलब जदुर नृत्य है और सारा नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। तो डोमकच नृत्य है, तो ये सब नृत्य किया जाता है झारखंड में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम का, नागालैंड का, भूटान का या मणिपुर? तो किसका सीमा असम के साथ नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है? चलिए बताइए। तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, तो किसकी सीमा नहीं लगती है? तो आपका मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। तो मणिपुर की सीमा क्या कहता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगते, तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट आप पढ़िए, डिटेल में देखिए, क्वेश्चन को जब भी पढ़ना है ना डिटेल में पढ़िए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दें 9955547856। ये आपको पीडीएफ के लिए, यदि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट व्हाट्सअप कीजिएगा, सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो ये वाला पीडीएफ दे दें। खुद से अपने से क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगे, जो भी पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज के साथ, नए अंदाजा, नए जोश के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।